वेलकम टू नवोदय नॉलेज ग्लोब। आज की टॉपिक हिमालय माउंटेन से रिलेटेड है और यह हिमालय माउंटेन हमारे भारत की रक्षा कई प्रकार से करती है। ये एक पहरेदार के रूप में हमारे भारत की रक्षा करती है और कई दुश्मन देशों से बचाती है। यूँ तो कहिए हमारा भारत प्राकृतिक दृष्टिकोण से नेचर ने इसे प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से यह अमीर है हमारा भारत। ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कही जाती थी भारत को। ये तो अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया को कंगाल कर दिया था, लूट लूट करके इसे कमज़ोर कर दिया था और गरीब देश बना दिया था। नहीं तो हमारा देश शुरू से ही सोने का चिड़िया रहा है। इसलिए कई व्यापारी, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी हो और फिर अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए थे और व्यापार करते करते उन्होंने यहीं पर राज करना स्टार्ट कर दिया था। तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से इसलिए हमारा भारत अमीर है और समृद्ध है। कारण यह है, तीन ओर तो हमारे देश को समुद्र से बचाव होती है, यानी समुद्री मार्ग होने के कारण शुरुआत से ही व्यापार करने में भी सुविधाएं हुई है और समुद्री मार्ग होने के कारण दूसरे तरफ रह रहे दुश्मन देशों को भी पहले के टाइम में भी आने में सोचना पड़ता था। इसलिए बे ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, यानी ये बंगाल की खाड़ी और फिर अरब सागर और नीचे जो है इंडियन ओशियन, यानी भारत के दक्षिण साउथ में जो इंडियन ओशियन है यह कई प्रकार से दुश्मन देशों से बचाती है और साथ में व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हैं। साथ ही सबसे ज़्यादा और बड़ी पहरेदारी के रूप में हमारे देश की रक्षा करने वाले यह हिमालय माउंटेन हैं, जो कि विशाल रूप लिए हुए हैं। यूं तो कहिए हिमालय माउंटेन लगभग 4 कंट्री में अपना पैर पसारे हुए हैं। जी हाँ, एक तो भारत, साथ में नेपाल, उसके बाद तिब्बत भी है और साथ में फिर चाइना। तो ये 4 कंट्री में हिमालय माउंटेन की जड़ें फैली हुई है और बाउंड्री के रूप में ये देश की रखवाली कर रहा है। चाइना वाले को हिमालय माउंटेन पर चढ़ने के लिए सोचना पड़ता है और इस तरह से दुश्मन देशों से हमारे देश की रक्षा होती है और कई कारणों से यह हिमालय माउंटेन महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। वह कारण यह भी है कि इधर इंडियन ओशियन से जितने भी हवाएं लेकर चलती है, मानसून की हवाओं की बात कर रहे हैं, और वह मानसून की हवाएं इस हिमालय माउंटेन से यहाँ पर टकराती है और अपने ही देश में यह वर्षा करवाती है, क्योंकि वह मानसूनी हवाओं ऊपर बढ़ते हुए ऊंचाई पर जाकर क्लाउड यानी बादल का फॉर्मेशन करता है और जब ही बादल बहुत भारी रूप हो जाती है या आगे नहीं बढ़ पाती है बादल, तो हमारे देश में ही हिमालय माउंटेन से टकराने के बाद यह वर्षा करवाती है, जो कि यह नॉर्दर्न प्लेन है, यानी उत्तरी मैदान ये कहलाते हैं। और इस कारण से बारिश होने पर यह सारे धरती हरे भरे से हो जाते हैं और भारत की यह धरती कहिए समृद्ध और खुशहाली और हरियाली से भर जाती है, क्योंकि मानसून वर्षा हमारे देश में फसलों को उगाने में बहुत ही मददगार साबित होती है और फसल भारत की धरती पर इस प्रकार से लहलहाते हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज, चाइना के उस पार आप देखेंगे तो रसिया यानी रूस जैसे कंट्री भी हैं, जो कि उधर से ठंडी हवाओं को आने से ये हिमालय माउंटेन ही है जो कि रोकती है। जी हाँ, और इस हिमालय माउंटेन के कारण उधर से आ रही ठंडी हवा हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है और जिसके कारण भारत बहुत ज़्यादा ठंड से बच पाता है। और आप देखेंगे रसिया, रूस जैसे कंट्री में रहने वाले लोग सालों भर गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ हमेशा जमी रहती है और बर्फों की बारिश होती है। बहुत सर्द क्षेत्र है रसिया, रूस जैसे कंट्री, और ठंडा क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर लोग हमेशा गर्म और मोटे मोटे कपड़े पहने रहते हैं सालों भर। रही हमारे देश में इस चीज़ की बचाव है कि उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं हमारे देश में हिमालय पर्वत होने के कारण प्रवेश नहीं कर पाती है और हमारा देश यानी भारत पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ठंड से बच पाता है। तो ये सारे फायदा हैं हिमालय माउंटेन के। और भी हिमालय माउंटेन पर तरह तरह के जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिससे कई तरह के आयुर्वेदिक दवाएं बनाए जाते हैं।
और भी हिमालय पर तरह तरह के जीव जंतुओं का वास होता है जो कि प्रकृति को और ज़्यादा सुंदर बनाती है। प्लस हिमालय माउंटेन अपने आप में बहुत ही बड़ा नेचर का कहीं क्रिएचर है, यानी प्रकृति की रचना है जो कि इस ढंग से भारत की सुंदरता को बढ़ाती है, साथ में हमारे भारत की रखवाली भी करती है। और हिमालय माउंटेन अपने आप में महान कई कारणों से हैं। इसे हिमालय माउंटेन पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जो कि इस माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8,848 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट की हाइट जो कि कई जगह क्वेश्चन में पूछे जाते भी हैं। हिमालय माउंटेन के जब आप स्टडी करोगे तो देख पाएंगे कि यह जम्मू कश्मीर में ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए हैं, यानी ये जो चौड़ाई है इस ढंग से जो यहाँ पर बना रहे हैं फिगर, ये लगभग जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ाई है। ध्यान यह रखना है ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं। और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश तरफ आते आते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई बचती है वह 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर हो जाती है। और इस ढंग से कहिए इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक अर्धवृत्ताकार रूप लिए हुए ये पूरी तरह से भारत में फैला हुआ है। भारत के अलावा भारत से ही नेपाल सटता है और साथ में तिब्बत भी ऊपर पर है और चाइना तक भी इसकी जड़ें जाती है। और हिमालय माउंटेन कि ये चौड़ाई हो गई है इधर 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर। जब पूछा जाए जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है तो 400 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चौड़ा है। और हिमालय माउंटेन की लंबाई आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। जी हाँ, 2400 किलोमीटर कोई कम नहीं होता है, जो कि 2400 किलोमीटर लंबी दूरी नहीं होती है। इतने दूरी तक यह हिमालय माउंटेन इस ढंग से लंबाई लिए हुए अर्धवृत्ताकार रूप में फैला हुआ है। और यह है हिमालय माउंटेन की लंबाई। हिमालय माउंटेन की और भी कई खासियत हैं जो कि ये हिमालय माउंटेन देश के प्रहरी के रूप में काम करता है। इसी हिमालय माउंटेन से कई नदियां निकलती है और 3 महान नदियां हैं जो कि इस धरती पर जरूरी हो जाता है नदियों का होना। एक तो इसी हिमालय माउंटेन के तरफ से यानी सिंधु नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी और फिर गंगा नदी। जी हाँ, और आप देखेंगे गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कही जाती है। इसी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यानी गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर क्या होता है? ये बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान होता है जो कि सालों भर उस पर बर्फ जमे रहते हैं और सनलाइट यानी सूरज की रोशनी पड़ने के कारण वह बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होता है, पिघलता है और उससे नदियां निकलती है। यह हजारों साल से गंगा नदियां बह रही है और हमारे भारत की धरती को सींचती है, इसीलिए गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और भी बड़ी नदियां यानी सिंधु नदी भी इसी क्षेत्र से होकर के बहती है, लेकिन सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है। और वहीं पर ब्रह्मपुत्रा नदियां भी निकलती है और ब्रह्मपुत्रा नदियां बहते हुए फिर इस अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। इस ढंग से इस ब्रह्मपुत्रा नदियां पर भी कई वीडियोज मिलेंगे जो कि कोई भी नदियां किसी देश की जीवन रेखा के रूप में काम करती है, क्योंकि अधिकतर जितने भी सभ्यताएं बनी हैं और बसी हैं सभी नदी के किनारे ही बसे हैं। इसी से रिलेटेड आप पढ़े होंगे और आप जान सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि ये सिंधु नदी इधर से यानी जम्मू कश्मीर वाले कुछ क्षेत्रों से बहते हुए फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान से बहते हुए फिर ये अरेबियन सी यानी अरब सागर में यह नदियां मिल जाती है। और सिंधु नदी को लेकर के विवाद भी रहा है शुरू से ही, क्योंकि पूरा का पूरा सिंधु नदी पाकिस्तान में ही बहते हैं। विवाद इस वजह से भी रहा है कि ये भारत की धरती से होकर के ये बह रही थी और इस पे भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों बैठ करके मीटिंग किए और जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। मीटिंग ये हुई थी कि 20% भारत सिंधु नदी के जल का प्रयोग करेगा और 80% पाकिस्तान
सिंधु नदी के जल का प्रयोग करेगा, क्योंकि सिंधु का अधिकतर बहाव क्षेत्र जो है पाकिस्तान में ही है और इसलिए यह पाकिस्तान में बहते हुए पाकिस्तान की धरती को सींचता है। चाहे वैश्विक दृष्टिकोण से आप इसे पढ़े या समझे, तो वहाँ पर इस नदी के कारण कई फसल उगते हैं और फलते हैं। रही इसी सिंधु नदी का इस मीटिंग के दौरान यह रखा गया था भारत भी इसके जल का प्रयोग करेगा, तो इसलिए 20% जल जो है भारत इसका प्रयोग करता है। और साथ में सबसे बड़ी हमारे देश की जो नदी है यानी गंगा नदी, वह इस भारत के मैदानी भाग से बहते हुए यानी कहिए गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड हो गया, देवप्रयाग हो गए हैं, हरिद्वार, काशी, वाराणसी, उसके बाद इन सारे स्टेट से होते हुए, डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, जगहों को क्रॉस करते हुए यानी वाराणसी के बाद फिर ये आ जाता है यमुना हो गया, यमुना नदी यानी इलाहाबाद, इन सारे क्षेत्रों को पार करते हुए बिहार में प्रवेश करता है। बिहार के बाद बंगाल में और बंगाल के बाद फिर ये कहिए कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ मिल जाती है। इस ढंग से गंगा नदी की जो आप लाइनिंग देखेंगे इसके बारे में यहाँ पर और भी वीडियोज मिलेंगे। गंगा नदी का बहाव क्षेत्र जो है 2525 किलोमीटर दूरी को कवर करती है। इस ढंग से भारत का जो है यह गंगा नदी बहुत ही बेहतरीन और जीवन रेखा के रूप में काम करती है और जिसके कारण हमारे भारत का जमीन या कहिए हमारा भारत देश की धरती पूरी तरह से लहलहाते हैं और इसीलिए गंगा नदी को जीवन रेखा भी कहा जाता है और हमारे देश में गंगा नदी को पूजा भी जाता है। और इस तरह से गंगा नदी कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये है टोटल गंगा नदी की बातें। तो इस ढंग से और भी वीडियो मिलेंगे और गंगा नदी की अगर पूछा जाए बहाव क्षेत्र कितना है, कुल कितने किलोमीटर में बहते हैं, तो 2525 किलोमीटर या फिर आप कह सकते हैं कई जगह अलग अलग दी जाती है लेकिन ऑप्शन एक साथ नहीं दी जाती है। कई बुक अलग अलग मेजरमेंट को दिखाते हैं 2525 किलोमीटर, कई जगह 2510 किलोमीटर भी लिखा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप जो ऑप्शन मिलेंगे 2525 किलोमीटर तो उसमें टिक करना है और 2510 किलोमीटर मिलेंगे ऑप्शन तो उसे भी टिक करना है, कोई एक ऑप्शन रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है। इस ढंग से गंगा नदी की खासियत है और भी वीडियोस इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे और देख सकते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। इस ढंग से इस तरह से आप इस चैनल पर बने रहें और इस तरह की वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को अपने देश से संबंधित सारी जानकारियां मिल पाए और अपने देश को समझ सके, देश की प्राकृतिक संपत्ति को समझ सके और देश की जो ये सारे धरोहर हैं उसे समझ सके, जिसके कारण आप अपने देश को समझ पाते हैं तो इस देश की प्राकृतिक जो संपत्ति हैं या प्राकृतिक धरोहर हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं इनको भी समझ पाते हैं। और इस तरह से अपने देश की प्राकृतिक धरोहर को समझना चाहिए और ये जो प्रकृति ने हमें दी है इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिस वजह से हम अपने देश को बढ़िया से समझ सकते हैं और इस प्रकृति की भी रक्षा कर सकते हैं जो हमारे देश की इतनी रक्षा कर रहा है। जरूरी है हमें इस प्रकृति के साथ मिलकर चलने की, जिससे हमारा देश इसी ढंग से आगे बढ़ते रहे और समृद्ध रहे, चाहे प्राकृतिक दृष्टिकोण से और भी कई कारणों से। हमारे देश को प्रकृति ने बहुत कुछ दी है। अगर यहाँ के गवर्नमेंट भी अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से सही काम करे तो हमारा देश कई देशों से आगे निकल सकता है, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, क्योंकि उसके पास जितनी प्राकृतिक दृष्टिकोण से समृद्धि है उससे कई गुना हमारे भारत के पास प्राकृतिक या प्रकृति की संसाधन दी गई है और प्रकृति ने हमें उससे कई ज़्यादा गुना हमें संपत्ति दी है। इसलिए इस प्राकृतिक और इस प्रकृति को समझना जरूरी है ताकि प्रकृति और मानव के बीच सही तालमेल बनी रहे और धरती पर ये सही और सुचारू रूप से प्रकृति काम कर सके और मानव भी इस सुचारू रूप से काम कर सके, क्योंकि प्रकृति के साथ तालमेल अच्छे ढंग से मिलाकर चलना जरूरी हो जाता है। प्रकृति अगर सही सलामत रहती है तो इस
देश और दुनिया भी सही सलामत सुचारू ढंग से चल पाते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और चैनल पर बने रहें।